हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। जो आपका पेपर होने वाला वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके, उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? प्लेटो के आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की विशेषताएं क्या हैं और उसमें न्याय की भूमिका क्या है। इस प्रश्न को इसमें साथ ये भी करा रहा हूँ कि प्लेटो की न्याय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से है। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर लोगे। साथ के साथ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। तो परिचय की बात करें अपन, प्लेटो है, उसको यूनान का क्या था? वो जैसे भारत है वैसे उस समय का क्या यूनान देश होता था, वहाँ का महान दार्शनिक था। मतलब जैसे अपने यहाँ पर शंकराचार्य हुए वैसे वो क्या था? दार्शनिक था, जो जीवन के ऊपर क्या बताता था कि भाई अपने जन्म क्यों हुआ, हमारी उत्पत्ति क्यों। तो इसमें मतलब अपने जो दार्शनिक विचारों को रखता था। किसका शिष्य था? उसका सुकरात के शिष्य था। मतलब सुकरात है उसको, उसके गुरु थे। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। और अरस्तु के गुरु थे। तो अरस्तु प्लेटो को गुरु बनाया। उन्होंने उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? द रिपब्लिक, गणराज्य में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। तो द रिपब्लिक नामक उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य क्या होता है उसकी क्या अवधारणा रखी कि एक आदर्श राज्य के अंदर क्या क्या मुख्य बातें होती है उसके बारे में बताया। प्लेटो का उद्देश्य क्या था? एक ऐसे राज्य का निर्माण करना था जहां पर क्या हो? न्याय, सद्गुण, समानता और नैतिकता का पूर्ण पालन हो। मतलब एक ऐसा राज्य के निर्माण की उन्होंने बात की जहां पर क्या क्या हो? न्याय मिले, हर व्यक्ति को क्या मिल जाए? हर व्यक्ति है वो उसको सारा संपूर्ण रूप से न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। सद्गुण हो, सद्गुण मतलब सभी लोग क्या एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के अंदर अच्छे विचार रहें। समानता रहे, अमीर गरीब हो गया, शिक्षा की दृष्टि से हो गया, हर व्यक्ति क्या समानता के आधार पर रहे। और नैतिकता का पूर्ण पालन हो, मतलब हर व्यक्ति है वो नियम कायदों को माने, सामाजिक जो नियम हो गए चाहे कानून के नियम हो गए सभी कानूनों को माने। तो ये प्लेटो के बारे में जो सामान्य परिचय है जिसमें उसके द्वारा द रिपब्लिक नामक किताब लिखी गई जिसमें एक आदर्श राज्य की विवेचना की थी उन्होंने। अब प्लूटो ने जो आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, तो राज्य को जो प्लूटो उसने राज्य को 3 भागों में बांटा। किस किस आधार पर बांटा उन्होंने? तीन गुणों पे, ज्ञान के आधार पर, साहस के आधार पर और इच्छा के आधार पर। अब बताऊंगा। ज्ञान के आधार पर उन्होंने शासक को बताया। जो शासक होता है, जो रूल होता है, जो राज्य पर आपके शासक करेगा, सबसे बड़ा राजा होगा, उसको किसने किस आधार पर बांटा? ज्ञान के आधार पर बांटा। फिर जो व्यक्ति समाज में शासक लोग होंगे वो क्या होते हैं? वो सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, उस जो आपके राज्य होगी उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अगला, जिन व्यक्तियों की इच्छा होती है कोई ना कोई अलग अलग कार्य करने की, जैसे कोई शिक्षक बनेगा जो बच्चों को पढ़ाएगा, कोई आपके सामने डॉक्टर बनता है जो चिकित्सा में अच्छा होता है, कोई कारपेंटर बनता है जिसको कला में, कोई कलाकार बनता है। तो जिसकी जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से एक उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो समाज में 3 प्रकार के लोगों की अवधारणा बताई उसने, ज्ञान, साहस और इच्छा के आधार पर। शासक कौन होता है? शासक को क्या बताया? समाज का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति, मतलब जो वर्ग है, जो आप सारे लोग उसमें से सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो गया, उसी को क्या बनाना चाहिए? शासक बनाना चाहिए। क्या कर सके और उसका क्या कार्य होता है? वो कर्तव्यपूर्ण, मतलब अपना जो कार्य है उसको निभाते हुए न्यायपूर्ण शासन करे। मतलब ये जो समाज हो गया वहाँ पर सभी लोगों को समानता के साथ क्या करे? न्याय को प्रदान करे। ऐसे नहीं कि आप दूसरों जो समाज के दूसरे लोग हैं उनके लिए तो क्या है नियम कायदे लगने, लेकिन बात खुद पर आए तो क्या सारे नियम कायदे फेल हो गए। ऐसा नहीं, बल्कि समाज के अंदर सारे नियम कायदे खुद पर भी लागू होंगे और समाज पर भी लागू होंगे। अगले वर्ग की बात करूं, सैनिक वर्ग की। तो सैनिक वर्ग होता है उसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है जो राज्य होता है उसकी सुरक्षा करने का। तो सैनिक वर्ग आपको पता है क्या करता है? जो लोग राज्य की सुरक्षा करते हैं उनका क्या कार्य होता है? वो सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और उनका कार्य होता है आदेशों का पालन। जो शासक हो गया उसके द्वारा जो आदेश दिए गए उनका पालन करना उनका कार्य होता है। अगला वर्ग कौन होता है? उत्पादक।
यह वर्ग कृषि, व्यापार व अन्य कार्य करते हैं। तो समाज में एक ऐसा वर्ग हो गया जिसकी जो इच्छा हो गई वो कार्य करने लगा है। जैसे कोई किसान होगा जिसको कृषि करने की इच्छा हुई, कारीगरी जिसको जो कला के अंदर या इन सब चीज़ों में अच्छा था वो कारीगर बन गया, और जो व्यापार वगैरह में अच्छा था वो व्यापारी बन गया। तो जो इच्छा के हिसाब से लोग बनते चले गए, वर्ग उत्पन्न होता चला गया, उसको क्या बोला गया? उत्पादक वर्ग के रूप में जाना है अपने प्लेटो के द्वारा। दार्शनिक राजा, अच्छा राजा का भी इसने एक प्रकार बताया कि भाई ये जो लोग हैं इसका भी इन्होंने अलग अलग रूप से बांटा है। तो इसमें पहला टाइप क्या बताया? दार्शनिक राजा। तो फिलोसफर राजा कौन सा होता है? प्लूटो के अनुसार केवल वही व्यक्ति राजा का नेतृत्व कर सकता है जो ज्ञान और नैतिकता में श्रेष्ठ हो। तो इन्होंने राजा किसको बताया? मतलब यो राजा वो ही व्यक्ति ने बताया जो व्यक्ति किसमें हो? जो ज्ञान का, जो राज्य का नेतृत्व कर सके। तो राजा कौन होगा वर्ग में से? जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धिमत्ता भी हो और नैतिकता भी हो। मतलब सभी लोगों के पास न्याय कर सके, सभी लोगों को समान रख सके, अपने जीवन को संयमता से और अनुशासन से रख सके, वही व्यक्ति राजा बन सकता है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन नैतिकता, न्याय और ये सब चीज़ें, अनुशासन हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा? अनटिल फिलोसफर बिकम द किंग और किंग बिकम ट्रू फिलोसफर। तो इन्होंने क्या कहा? एक फिलोसफर जो एक दार्शनिक होता है वो क्या? राजा होता है, और एक सही राजा क्या होता है? एक अच्छा दार्शनिक होता है। देयर विल बी नो जस्टिस इन द स्टेट। अगले वाला क्या है? संपत्ति और परिवार का सामूहिक जीवन। तो इन्होंने क्या बताया? शासक और सैनिकों के लिए सामूहिक जीवन की परिकल्पना की गई। मतलब इन्होंने क्या बताया? जो आप प्लूटो है, इन्होंने बताया कि जो शासक होता है, राजा होता है और सैनिक होते हैं, इनका निजी जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया? इन्होंने क्या बताया? इनका जो निजी जीवन है वो अपने सामाजिक हितों को ऊपर रखकर जो आपका समाज है उसकी समाज सेवा करना इनका हक होता है। साथ के साथ जन कल्याण, जो जनता है उसकी सेवा करना उनका कार्य होता है। तो इनको अपने निजी हितों को त्याग कर समाज की सेवा करना इनका ही कर्तव्य होता है। अगली बात क्या कि इन्होंने आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष में समान था। तो इनके आदर्श राज्य में जो प्लूटो है, प्लूटो ने अपने युग में पहली किसकी बात की गई थी? स्त्री और जो स्त्रियों और महिलाओं की और पुरुषों को समान रूप से समाज में भागीदारी मिले और शिक्षा देने की अधिकार की बात की गई थी। तो प्लूटो है वो उस समय से फेमिनिज्म के सपोर्टर थे, उस समय से महिलाओं को क्या शासन करने की, में भागीदारी देने की और शिक्षा में भागीदारी देने की इन्होंने बात की थी। अगले वाले बात कौन? शिक्षा प्रणाली। शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना। तो प्लूटो ने क्या माना कि जीवन में व्यक्ति सिर्फ स्कूली शिक्षा या कॉलेज के अंदर उस समय नहीं हुआ करती थी, उसमें पाठशाला या जो हम लोगों से ग्रहण करते हैं वो शिक्षा सिर्फ मात्र किताबों से जो अपने ग्रहण किया लोगों ने बताई वही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली। आप जिस दिन आपने जन्म लिया और पहली बार आपने हाथ को इधर से उधर किया, फिर आपने अपने माता पिता का नाम बोलना सीखा, फिर आपने चलना सीखा, फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपने समाज के बारे में सीखा, स्कूल में गए, आज आप सामाजिक कर्तव्यों को निभाओगे, घर परिवार होगा। आप जीवन में आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान और समझदार होता चला जाता है और शिक्षित होता चला जाता है। तो इन्होंने भी शिक्षा को कैसा माना? शिक्षा को एक जीवन पर्यंत, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता और उसके अंदर बुद्धिमत्ता आती चली जाती है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही इस व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार वर्ग का चयन करता है। और उन्होंने क्या बताया? इंसान जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है वैसे उसके दोस्त होते हैं, वैसे वह कार्य करता है, वैसे ही उस समाज का निर्माण करता है। तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण माना है प्लेटो के द्वारा। तो ये तो था प्लेटो के द्वारा जो आपके एक आदर्श राज्य थी उसकी विवेचना की गई थी। इसमें क्या बताया गया था? इसमें इन्होंने 3 वर्गों को बताया था, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, जिसमें एक राजा को एक दार्शनिक होना चाहिए जो नैतिक कर्तव्य को मानने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके सामने राजा शासक है और जो आपके सामने सैनिक है, इनको अपने निजी जीवन का त्याग करके अपने जो समाज के जो हित होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। स्त्री पुरुष की समानता की बात करी, शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने बात की। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको अगर आदर्श राज्य से संबंधित प्लूटो का प्रश्न आ जाए तो आपको लिख के आने। अब बात करेंगे कि इन्होंने प्लूटो के द्वारा न्याय की भूमिका को क्या बताया। प्लूटो के अनुसार जस्टिस क्या है? हर व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। सीधी बात इन्होंने यही कही है कि आप अपना कार्य करो, सामने वाला अपना कार्य करे, एक दूसरे के कार्य में आप किसी को हस्तक्षेप नहीं करो, दूसरे के कार्य में किसी को परेशान नहीं करो। यही क्या बताया गया है प्लूटो के द्वारा
को क्या बताया गया, इसी को न्याय बताया गया। सीधी स्पष्ट भाषा में इन्होंने न्याय की एक सिंपल परिभाषा दी है, क्योंकि उस समय कम लोग होते थे। समझ में आ गया। आज के समय में इतना जो क्राइम देखते हो आप, इतना क्राइम नहीं होता था। वहाँ पे कौन सा साइबर क्राइम होता था, उस समय नहीं होता था। तो इस समय सीधी स्पष्ट भाषा, इतना ही उस समय के अनुसार एक न्याय की परिभाषा बन सकती थी। न्याय प्लूटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है। तो प्लूटो ने माना है कि अगर आप समाज में एक आदर्श राज्य, एक अच्छा राज्य का निर्माण करना चाहते हो तो न्याय का उस राज्य में होना बहुत ज़रूरी है। कोई समाज में कोई राज्य है, अगर वहाँ पर न्याय होगा तभी क्या होगा, वहाँ पर आपका एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। समझ में आ गया आपको। तो एक आदर्श राज्य के अंदर प्लूटो के अनुसार न्याय का होना बहुत ज़रूरी है, सबसे प्रथम कार्य है। अगले वाला, 3 वर्ग अपने अपने कर्तव्य को पालन करते और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। तो इन्होंने क्या बताया, जो आपने तीनों वर्ग बताए थे, शासक हो गया, उत्पादक हो गया, और तीसरा जो वर्ग आपके सामने देखने को मिलता है सैनिक। तीनों के तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य करें, एक दूसरे की बात माने, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जैसे शासक है, शासक क्या करे, सैनिकों को अपना बात कहे कि भैया आपको क्या करना है, आपको रक्षा करनी है प्रजा की, वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। उत्पादक वर्ग उस पर शासक क्या करे, उनको बताए भाई आप अपना अच्छे से कार्य करें। अब उत्पादक वर्ग को कोई समस्या हो रही है, सैनिकों को कोई समस्या हो रही है, वो शासक को बताएं, शासक अपना कार्य करके उनकी समस्याओं का निवारण करे। तो अगर इस तरीके से अगर समाज चलता रहेगा, अगर एक दूसरे के सभी लोग क्या कर्तव्य को पालन करेंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि जो शासक की बातें सैनिक नहीं मान रहा है, सैनिक की बातें उत्पादक वर्ग नहीं मान रहा है, उत्पादक वर्ग की बातें शासक नहीं मान रहा है, अगर कुछ ऐसा होगा तो समाज में क्या हो जाएगा, असंतुलन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। जैसे कि अकाल हो गया, अकाल की समस्या आ गई। अब अकाल के समय में आपको पता है लोग क्या नहीं दे सकते हैं, लोग कर नहीं दे सकते हैं। तो अगर शासक जो उत्पादक वर्ग उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा उत्पादन नहीं हुआ है किसानों के द्वारा, तो आप क्या कर दीजिए, इस साल का कर माफ कर दीजिए। अगर राजा ने बात मान ली गई, क्योंकि एक वास्तविक घटना है, तो क्या होगा, शासन में संतुलन बना रहेगा। लेकिन राजा तो कह देगा कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, आपको तो कर देना होगा। तो इससे क्या हो, जनता परेशान हो जाएगी और शासक के विरुद्ध विद्रोह देखने को मिल सकता है। एक छोटे से उदाहरण से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लूटो ने न्याय को आत्मा के 4 प्रमुख गुण साहस, संयम और न्याय में सर्वोच्च माना है। तो प्लूटो ने सिर्फ न्याय को क्या नहीं माना है, सिर्फ न्याय को एक राज्य तक सीमित नहीं किया है, इन्होंने व्यक्तिगत अनुशासन को भी बताया। मतलब हर व्यक्ति को अपने साथ भी न्याय करना चाहिए, अपने जीवन में भी न्याय को उतारना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या बताया है, गुण के आत्मा, व्यक्ति के खुद के क्या 4 न्याय होते हैं। पहला गुण, आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, आपका अच्छा आचरण होना चाहिए, आपका समाज में रहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, खान पान से लेकर हर चीज़, आपके जो व्यक्तिगत विचार होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। साहस, हर व्यक्ति है साहसी भी होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में आने वाले संघर्षों से उसको संघर्ष करना चाहिए। साथ के साथ जीवन में कोई भी घटना है उसे विचलित नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति को साहसी भी होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट, संयमी हो। संयमी मतलब कोई भी व्यक्ति के समय में जीवन में विकट परिस्थितियां भी आ सकती हैं, तो उसको संयम भी रखना पड़ता है। समझ में आ गया। तुरंत जीवन में चीज़ें नहीं मिलती हैं, काफ़ी बार आप किसी चीज़ की तैयारी करो नो जल्दी से आपको चीज़ें नहीं मिले, तो संयम रखना होता है। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपको जो सोच रखते हो उससे भी बेहतर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त रहने तक आपको क्या रखना पड़ता है, जीवन में संयम रखना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या बताया, न्याय को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है। तो इन सब चीजों को इन्होंने आत्मा के 4 प्रमुख गुणों के रूप में माना था। अगले वाला पॉइंट है, इन्होंने न्याय को राज्य की आत्मा, सोल ऑफ द स्टेट कहा। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो न्याय है वो राज्य की, कोई भी राज्य होता ना उसकी आत्मा होती है। समझ में आ गया आपको। न्याय क्या होती है, कोई भी राज्य की आत्मा के रूप में इन्होंने माना है। मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें न्याय होगा। जैसे आप समझो कोई भी एक राज्य है उसमें क्या होने लगा, चोर डकैती क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दूसरा राज्य है वहाँ पर क्राइम तो होता है लेकिन तुरंत ही किसी भी व्यक्ति को क्या दे दी जाती है, सज़ा दे दी जाती है, और किसी भी प्रकार का क्या क्राइम बहुत कम हो गया। तो कौन सा राज्य अच्छे से चलेगा, दूसरे वाला। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ न्याय हो रहा है। पहले वाले राज्य में क्राइम बढ़ गया क्योंकि न्याय नहीं हो रहा लोगों के पास, राजा खुद व्यस्त है आपके भोगविलासिता में, गलत कार्यों में, तो क्या होगा, वहाँ का राज्य अच्छे से नहीं चलेगा। तो यही है, कोई भी राज्य है उसकी आत्मा बताया है प्लेटो के द्वारा, किसको, न्याय को। और कोई भी जीवन हो, कोई भी राज्य हो, उसमें अगर न्याय अच्छे से होगा तो राज्य अच्छे से चलेगा।
प्लूटो का आदर्श राज्य तर्क नैतिकता और शिक्षा पे आधारित है। तो प्लूटो ने जो आदर्श राज्य का तर्क दिया ये किस पे आधारित है, ये नैतिकता पर आधारित है और शिक्षा पर आधारित है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक आइडियल स्टेट होता है, कोई भी आदर्श राज्य होता है, उसमें प्रथम क्या चीज़ होती है, प्रथम चीज़ होती है कि उस राज्य के लोग हैं वो नैतिक हो। नैतिक मतलब नियम कायदों को अच्छे से माने, सामाजिकता को अच्छे से माने, और तो क्या होगा, वो राज्य आदर्श राज्य के रूप में होगा। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहाँ पर वर्ग आधारित कर्तव्य पालन हो। मतलब इन्होंने क्या माना कि एक ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, तो इनके अनुसार आदर्श राज्य वही है जहाँ पर क्या लोग एक दूसरे का कर्तव्य का पालन करते हैं, मतलब अपना अपना कार्य सभी लोग करते हैं, अपने अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, के माध्यम से न्याय की स्थापना हो, और साथ के साथ अपने कर्तव्य के साथ क्या हो, सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोगों को उचित, अगर कोई गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिले। उनकी राजनीतिक विचारधारा आज भी लोकतंत्र, शिक्षा और न्याय के सिद्धांतों पर प्रासंगिक बनी हुई है। तो आज के समय में अगर आप देखें तो कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, अगर वहाँ पर न्याय अच्छा है, लोग खुशहाली से जीवन जी रहे हैं, समृद्ध जीवन जी रहे हैं, शिक्षित हैं, तो वो कैसा होगा, वो लोकतंत्र अच्छे से चलेगा, वो राज्य अच्छे से चलेगा। समझ में आ गया आपको। तो इनके द्वारा जो शिक्षा और न्याय का सिद्धांत दिया गया था आदर्श राज्य पर, वह चरितार्थ होता है, एकदम सही तरीके से लागू होता है। तो ये था आपका जो प्रश्न मैंने करवाया, कौन से वाला, आदर्श राज्य की जो आइडियल स्टेट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।